मंगलवार की रात थी। 8:30 बजे के बाद का समय। मैं जयपुर वाले पुराने मकान का दरवाजा खोलकर अंदर आई। शरीर थक कर टूट चुका था। दिन भर क्लाइंट के कॉल, डिजाइन के चक्कर, मीटिंग पर मीटिंग। बस नहाने और कुछ बचा हुआ खाना गरम करने का मन था। चाबी हाथ से फिसली। लकड़ी के फर्श पर गिरते ही मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम था, मम्मी। हाँ मम्मी, मैं थकी हुई आवाज में बोली। उनकी आवाज आज अजीब थी। न तो ड्रामा, न ही ज्यादा प्यार। सीधी, सपाट, जैसे पहले से लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रही हों। रिया, हमने फैसला कर लिया है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। सोनिया अब वापस जयपुर शिफ्ट हो रही है। हमें जरूरत है कि तुम 3 दिन में घर खाली कर दो। ये मकान अब उसका होगा। तुम्हें कहीं और देखना पड़ेगा। मेरे हाथ से चाबियां फिर गिर गईं। ऐसा लगा जैसे पूरा घर एक पल को हिल गया हो। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। 3 दिन में घर खाली कर दूं? ये घर जो मैं पिछले 6 साल से ठीक कर रही हूं? मम्मी ने लंबी सांस ली, वैसी जो वो हर बार लेती हैं जब उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा सवाल पूछ रही हूं। रिया, तुम सिंगल हो, तुम वर्क फ्रॉम होम करती हो, तुम कहीं भी रह सकती हो। सोनिया की सगाई पक्की हो चुकी है। उसे शादी के बाद सेट होने के लिए स्टेबल जगह चाहिए। तुम तो कहीं भी एडजस्ट कर लोगी। स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो। ये 2 शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने ठंडा पानी सिर से डाल दिया हो। पीछे से पापा की हल्की सी आवाज सुनाई दी। हाँ, हाँ, माँ सही कह रही है बेटा, ज्यादा सोचना मत। ये वही पापा थे जिन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था कि अपना हक खुद समझो, कोई यूं ही नहीं देगा। आज वे खुद बैकग्राउंड आवाज बनकर रह गए थे। 3 दिन का मतलब? मैंने मुश्किल से पूछा। बहुत हुआ अब, मम्मी ने दफ्तर वाली आवाज में कहा। हम किसी को बुलाकर तुम्हारा सामान निकलवा देंगे। तुम्हारी अपनी चीजें, कपड़े, लैपटॉप वगैरह अलग पैक कर देंगे। बाकी घर की चीजें हमारी हैं, वो यहीं रहेंगी। ये आखिरी बात है। फोन काट रही हूं, मैं तनाव झेल नहीं सकती। कॉल कट हो गई। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। मोबाइल स्क्रीन पर मां लिखा नाम घूरती रही, जैसे ज्यादा देर देखने से अचानक ये नाम बदल जाएगा और कोई दूसरी मां सामने आ जाएगी जो अपनी ही बेटी को उसके ही बनाए घर से नहीं निकालती। धीरे धीरे यादें वापस आने लगीं। 22 साल की मैं, हाथ में गोल्ड मेडल वाला बीटेक का डिग्री सर्टिफिकेट पकड़कर पहली बार पक्के गर्व से घर में घुसी थी। सोचा था, आज तो मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। मम्मी ने अखबार से नजर उठाकर हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छा है, अब नौकरी करो और घर के खर्च में हाथ बटाओ। सोनिया वैसे भी पढ़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं है, तुम पर ही भरोसा है। 1 हफ्ते बाद सोनिया ने रात में दोस्तों के साथ घूमकर स्कूटी एक खंभे में ठोक दी। मुझे लगा, इस बार तो घर में तूफान आएगा। डांट फटकार, सज्जा। लेकिन अगले ही दिन पापा बोले, बच्ची है, जरा फालतू है बस, हमें उसे ज्यादा सेफ गाड़ी दिलवानी पड़ेगी, आजकल रोड बहुत खतरनाक हैं। फटकार नहीं, नई गाड़ी का प्लान। और उसके ईएमआई की एक्सेल शीट मेरे सामने रख दी गई। रिया, तू तो अकाउंट और मैथमेटिक्स में तेज है, तू ही मैनेज कर ले। उस दिन एक बात पहली बार चुभी। घर में जिम्मेदारी का दूसरा नाम मैं हूं और बेबी सोनिया कभी जिम्मेदार नहीं होगी, बस बेचारी रहेगी। 6 साल पहले की बात याद आई जब सबसे बड़ा मोड़ आया था। रिया, हमें तुमसे एक मदद चाहिए, पापा ने फोन पर कहा था। आवाज सच में टूटी हुई लग रही थी। दादी का पुराना मकान तो तुम जानती हो ना? छत टपकती है, पाइप जंग खा चुके हैं, टैक्स भी बाकी है। बैंक ने नोटिस भेज दिया है, हमें डर है कि कहीं घर ना निकल जाए। मम्मी ने लाइन पकड़ ली। बेटा, हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, बस इतना कि तुम फिलहाल वहीं शिफ्ट हो जाओ। तुम आईटी की नौकरी तो कहीं से भी कर लो, है ना? अगर तुम वहां रहोगी तो हम धीरे धीरे सब संभाल पाएंगे। बस कुछ महीनों की बात है, बस कुछ महीने। मैंने तब सोचा था, दादी का घर जो मेरे बचपन की सारी यादों से भरा है, उसे बचाने के लिए मैं थोड़ा सैक्रिफाइस तो कर ही सकती हूँ। मैं जयपुर वापस आ गई। शहर के बाहर आईटी कंपनी की नौकरी से वर्क फ्रॉम होम की परमिशन ले ली। अपना छोटा सा फ्लैट छोड़ दिया और इस पुराने मकान में शिफ्ट हो गई। पहले साल में ही मेरी पूरी बचत छत के काम, पाइपलाइन और तार बदलने, किचन सुधारने में लग गई।
पापा मम्मी कहते रहे, जब हम स्टेबल हो जाएंगे सब क्लियर कर देंगे, तू टेंशन मत ले, तू तो हमारी बेटी है। सोनिया उस समय गोवा, मुंबई, कभी बेंगलुरु, इंस्टा पर फोटो, नए कैफे, नए कपड़े, नई ट्रिप्स। जब कभी फोन पर मम्मी खर्च का जिक्र करती, वो हंसकर कहती, अरे रिया दी तो संभाल ही लेगी, उसे तो नंबर्स का शौकत है। शौक नहीं, बोझ था जो मैं हर महीने चुपचाप उठा रही थी। और आज 6 साल बाद वही लोग फोन पर कह रहे थे, 3 दिन में घर छोड़ दो, ये मकान अब सोनिया का है। मेरे दिमाग में दर्द की एक लहर सी उठी। तभी फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था सोनिया। हाय दीदी, उसकी वही बबली आवाज, जैसे सब ठीक हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। फुल एक्साइटमेंट है यार, वो बोली। मैं और करण शादी से पहले ही जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं। तू ना मेरा पुराना कमरा क्लीन करवा देना, और बैल्कनी वाली दीवार पर जो शेल्व्स लगाई है ना, वो मत हटाना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने धीरे से पूछा, और मेरा क्या? अरे तू तो कहीं से भी काम कर सकती है ना? वो हंस पड़ी। बस एक काम करना, जो बड़ा वाला टीवी तूने लिविंग रूम में लगाया है वो वहीं रहने देना। मैं और करण उस पर वेब सीरीज देखेंगे। बाय दी, मेरे पास टाइम कम है, फ्लाइट बुक करनी है, फ्राइडे मिलते हैं। कॉल कट। मैं दरवाजे के फ्रेम से धीरे धीरे फिसलकर नीचे बैठ गई। चाबियां बगल में ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी ने टूटे हुए सितारे बिखेर दिए हों। 6 साल की मेहनत, 6 साल की प्रमोशंस ठुकराना, बाहर जाने के रिश्ते अवॉइड करना। घर से दूर हो जाओगी तो माँ पापा क्या करेंगे? और आज उसी घर से मुझे निकालने की तैयारी चल रही थी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद एक पुराने नाम पर जा पहुंची। मीरा। मीरा गुप्ता। मेरी कॉलेज की सबसे करीबी दोस्त और अब शहर की जानी मानी प्रॉपर्टी वकील। कॉल कनेक्ट होते ही उसने मेरी आवाज सुनी तो बिना फॉर्मेलिटीज के बोली, रिया, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कांप रही है। मैं रोई नहीं, बस सीधी बात कह दी। मीरा, मम्मी पापा ने मुझे 3 दिन में दादी के घर से निकालने का नोटिस दिया है। कह रहे हैं ये घर अब सोनिया का होगा। मेरे लगाए हुए पैसे, मेरी मेहनत, कुछ भी नहीं मान रहे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसकी लॉयर वाली टोन तुरंत बाहर आई। रुको, उसने गंभीर होकर कहा। सबसे पहले ये बताओ, ये घर ओरिजिनली किसके नाम था? दादी शकुंतला के? और उन्होंने लिखित में कुछ किया था? वसीयत, गिफ्ट डीड, ट्रस्ट, कुछ? मुझे अचानक एहसास हुआ, मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं था। पता नहीं, मैंने धीमे से कहा। हमेशा यही सुना कि दादी का घर है, बाद में सब हम बच्चों में बटेगा। उनसे कभी बैठकर कागज देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है, मीरा ने गहराई से सांस ली। पहली बात, अभी उनसे झगड़ा मत करो, अभी कोई भी पेपर साइन मत करना, घर मत छोड़ना। दूसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं सबकी फोटो लेकर मुझे भेजो। बिजली, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, इंश्योरेंस, बैंक से आया कोई भी लेटर। और जितनी जल्दी हो सके दादी की डेथ के बाद जो भी कागज बने होंगे उनके बारे में सोचना। तुम्हें कोई फाइल या पुराना लिफाफा याद है? मेरे दिमाग में एक पुरानी तस्वीर चमकी। दादी का कमरा, उनकी अलमारी के ऊपर वाला रैक, एक हरे रंग की फाइल जिस पर उन्होंने हाथ से लिखा था, घर के कागज। शायद, मैंने कहा, कुछ होगा, मैं देखती हूं। देखो और अभी भेजो, मीरा ने सख्ती से कहा। कल सुबह मैं सीधे तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस जा रही हूं। एक बात याद रखो, जिस दिन कोई तुम्हें अचानक घर से निकालने लगे उसी दिन समझ लो कि कागजों में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें नहीं बताया गया। अच्छे लोग सच छुपाते नहीं, दिखाते हैं। तुमने 6 साल में जो इन्वेस्ट किया है वो मजाक नहीं है रिया। तुम सेल्फिश नहीं हो, बस पहली बार अपने हक के बारे में सोच रही हो। फोन रखकर मैं कुछ देर वहीं फर्श पर चुपचाप बैठी रही। कानों में दादी की आवाज गूंजने लगी। 12 साल की थी मैं जब दादी ने मुझे पहली बार बैंक ले जाकर पासबुक समझाई थी। तू लड़की है, इसीलिए पैसों का हिसाब ज्यादा अच्छी तरह सीखेगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। लोग कहेंगे परिवार है, भरोसा कर, लेकिन भरोसा और बेवकूफी में बहुत पतली लाइन होती है। कागज हमेशा अपने पास रख और पढ़ना जरूर सीख। तब लगा था दादी ओवर केयरफुल हैं। आज समझ आ रहा था वो कितनी दूर तक देखती थीं।
रात का खाना मैंने मैकेनिकली बनाया, 2 कौर खाए, फिर अलमारी की ओर चली गई। ऊपर वाले रैक पर धूल भरी पुरानी फाइलें थीं। उसी के बीच मुझे वो हरी फाइल दिखी, थोड़ा मुड़ी तुड़ी, किनारे से पीली पड़ चुकी। कवर पर दादी की साफ लिखावट थी, शकुंतला देवी का मकान, कागजात। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फाइल नीचे उतारकर डाइनिंग टेबल पर रखी, धीरे धीरे खोला। अंदर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, कुछ टाइप्ड पन्ने, बैंक के लेटर और एक पुराना नोटराइज्ड कागज था जिस पर लिखा था जीवित वसीयत, लिविंग ट्रस्ट जैसा कुछ। कानून की भाषा मुझे पूरी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना दिख रहा था कि दादी ने डेथ से कई साल पहले ही कुछ प्लानिंग की थी। ट्रस्टीज, बेनिफिशियरी, तारीखें, सब कुछ था। मैंने हर पन्ने की साफ फोटो मोबाइल से ली और मीरा को भेज दी। 5 मिनट बाद ही उसकी वॉइस नोट आ गई। आवाज में एक अजीब मिक्स था, शौक और गुस्सा। रिया, ये बहुत अच्छा किया कि तुमने फाइल ढूंढ ली, उसने कहा, लेकिन पूरा समझने के लिए मुझे ओरिजिनल रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। कल सुबह मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा रही हूं। और सुन, अब गिल्ट फील मत करना। आज से ये मत सोचना कि मैं अनग्रेटफुल बेटी हूं। जिसने 6 साल तक तुम्हारा इस्तेमाल किया है वो अनग्रेटफुल है, तुम नहीं। उस रात नींद नहीं आई। एक तरफ पुरानी बातें घूम रही थीं, दादी के साथ शाम की चाय, उनका पुराना ट्रांजिस्टर, बारिश में छत से टपकता पानी जिसे मैंने खुद रुकवाया था। दूसरी तरफ मम्मी की आवाज, 3 दिन में घर खाली कर दो, स्वार्थी मत बनो। मैंने खुद से धीरे से कहा, अगर मैंने सच में कुछ गलत किया होता तो कागज छुपाने की जरूरत किसे पड़ती। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन अंदर का अंधेरा अभी भी वैसा ही था। मैं किचन में बैठकर बिना टेस्ट महसूस किए चाय पी रही थी। लैपटॉप पर ऑफिस का काम खोलकर भी देख नहीं पा रही थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, मीरा का मैसेज। मैं तहसील से बोल रही हूं। तुम्हारी दादी के मकान वाले फाइल के कुछ हिस्से पर तुम्हारे माँ पापा ने गोपनीय परिवार की प्राइवेसी का रीजन देकर सील लगवा रखी है। ये लोग साफ साफ कुछ छुपा रहे हैं। मुझे जज से ऑर्डर लेना पड़ेगा, 24 घंटे लगेंगे। घबराओ मत, अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। मैंने उठकर कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हर मिनट भारी लग रहा था। अगर सब सच है तो इतने साल तक मुझसे झूठ बोलते रहे, और अगर मीरा गलत हो तो क्या सच में मैं ही ज्यादा सोचती हूं जैसा मम्मी कहती हैं? दिन भर मैं सिर्फ एक काम करती रही, कागजों को नियम से फाइलों में लगाना, हर बिल, हर रिसीप्ट को उसकी सही जगह रखना। जैसे जैसे सबूत एक एक करके मेरे सामने साफ होने लगे, गिल्ट की जगह अंदर एक अजीब सी ठंडक आने लगी। साफ, ठंडी सोच। शाम को मीरा ने फिर कॉल किया, आवाज इस बार और भी भारी थी। रिया, मैंने आज आधा दिन कागजों के साथ बिताया है, उसने कहा। कल सुबह मुझे जज का ऑर्डर मिल जाएगा और सील्ड हिस्से भी खुलवा लूंगी। लेकिन जितना अभी तक देखा है उससे एक बात साफ है, तुम्हारी दादी ने जो भरोसा तुम पर किया था, तुम्हारे माँ बाप ने उसी भरोसे का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है। मेरा गला सूख गया। मतलब? मैंने लगभग फुसफुसाकर पूछा। मतलब, कल जो मैं तुम्हें फोन पर बताने वाली हूं वो सुनने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, मीरा ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा। क्योंकि सच्चाई तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भारी है। जो लोग आज तुम्हें घर से निकाल रहे हैं, कागजों में कहानी बिल्कुल उलटी है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कल सुबह तक इंतजार करो रिया, मीरा ने आखिरी लाइन में कहा। बस इतना समझ लो, तुम यहां रह रही नहीं हो, तुम यहां की मालिक हो, या होनी चाहिए थी। किसने क्या खेल खेला है, कल सब साफ हो जाएगा। कॉल कट हो गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा। वहीं पुराना गली, वहीं पेड़, वहीं पड़ोस वाली आंटी की बालकनी, सब वैसा ही था। बस एक चीज बदल चुकी थी। अब पहली बार मेरे पास मौका था कि मैं विक्टिम बनकर नहीं, मालिक बनकर सोचूं। और अगले दिन जब मीरा रजिस्ट्रार ऑफिस से असली कागज हाथ में लेकर मुझे फोन करेगी, तभी तय होगा ये घर सच में किसका है। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। कभी मम्मी का 3 दिन में घर खाली कर दो दिमाग में घूमता रहा, कभी दादी की साफ लिखावट वाली फाइल। मैंने बिस्तर से उठकर सीधा किचन में चाय चढ़ा दी। मन बिल्कुल खाली था, जैसे दिमाग किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहा हो। ठीक 9 बजे के आसपास फोन बजा।
स्क्रीन पर मीरा का नाम था। मैंने जल्दी से उठाया। हेलो। उधर से उसकी सीधी बिना भूमिका वाली आवाज आई। बैठ गई हो? दिल धक से रह गया। इतना बड़ा है क्या? मैंने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज खुद ही कांप गई। रिया, तुम्हारी दादी जीनियस थी, मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा। और तुम्हारे माँ बाप ने उस जीनियस का सबसे गंदा फायदा उठाया है। मैं कुर्सी पर बैठ गई। साफ साफ बताओ मीरा, ये घर किसका है? कागजों के हिसाब से, उसने कहा। 2 साल से ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। लीगली, ऑफिशियली, पूरी तरह से तुम्हारा। मेरे हाथ से कप लगभग छूट गया। क्या? ध्यान से सुनो, उसने वकील वाली क्लैरिटी में कहा। तुम्हारी दादी शकुंतला देवी ने सालों पहले एक तरह का लिविंग ट्रस्ट बनाया था। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, जब तक वो जिंदा है, मकान उनके कंट्रोल में रहेगा। उनके जाने के बाद तुम्हारे पापा मम्मी ट्रस्टीज रहेंगे, यानी वे घर में रह सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं बनेंगे। फिर एक लाइन है, मेरी पोती रिया जब 30 साल की हो जाएगी, उस दिन से ये घर पूरी तरह से उसी के नाम माना जाएगा। ट्रस्टीज का अधिकार केवल रहने तक सीमित रहेगा। समझी? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस इतना समझ आ रहा था कि अर्थक्वेक आया है। तुम अभी 32 की हो, है ना? उसने पूछा। हाँ। मतलब पिछले 2 साल से इस घर की लीगल मालकिन तुम हो, उसने साफ शब्दों में कहा। तुम्हारे पापा मम्मी सिर्फ रहने का हक रखते थे, वो भी तुम्हारी परमिशन से। बेचने, गिरवी रखने, लोन लेने का हक नहीं था। मेरे गले से बमुश्किल आवाज निकली। लेकिन वो जो 1.10 लाख वाला लोन था, जो मैंने मिलकर चुकाया, वो? अब मीरा की आवाज में क्रोध साफ सुनाई दे रहा था। यही तो सबसे बड़ा खेल हुआ है। दादी के ट्रस्ट वाले कागज के बाद तुम्हारे पापा मम्मी ने एक होम लोन जैसा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, हीलॉक जैसा। सिंपल भाषा में, घर के कागज दिखाकर बैंक से पैसे निकाले। लेकिन उस टाइम तक घर लीगल तौर पर तुम्हारा हो चुका था, यानी उन्होंने ऐसा लोन लिया जैसे मकान उनका हो, जबकि मालिक तुम थी। ये सीधा सीधा धोखा है, बैंक से भी और तुमसे भी। और आइसिंग क्या है, उस लोन की ईएमआई तुम भर रही थी। मैंने अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से पूछा। मतलब मैं पिछले 2 साल से अपने ही घर पर लिया गया फ्रॉड लोन चुकाती रही? हाँ, मीरा ने कहा, जिसे तुम्हारे पापा मम्मी ने तुमसे छुपाया। और अब जब लोन और रिपेयर से घर अच्छे से चमक गया है, वो कह रहे हैं 3 दिन में निकल जाओ। ये घर सोनिया का है। कुछ पल कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। गिल्ट, जो कल तक मेरा गला दबा रहा था, वो धीरे धीरे किसी और एहसास में बदलने लगा। साफ, ठंडी, बहुत तेज क्लैरिटी। तो फिर सेल्फिश कौन है? मीरा ने खुद ही जवाब दे दिया। वो जो अपने ही नाम के घर को बचाने में 6 साल लगा दे, या वो जो उसके बाद भी उसे निकालने की प्लानिंग करे? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के कम, गुस्से और राहत के ज्यादा। मीरा, मैंने धीरे से कहा, तुमने तो मेरी पूरी कहानी उलट कर रख दी। अभी तक मैं सोच रही थी मैं अनग्रेटफुल बेटी हूं, मैं ही गलत हो रही हूं। रिया, याद रखो, उसने साफ कहा, अच्छे लोग कभी सच छुपाते नहीं। अगर ये घर वाकई तुम्हारी मम्मी के नाम होता, तो वो हर फंक्शन में प्राउडली कहती, ये मेरा मकान है। उन्हें ट्रस्ट वाला कागज इसलिए छुपाना पड़ा क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम है, उनका नहीं। मैंने पूछा, अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहला काम, मीरा ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई भी सामान नहीं पैक करेगी। ये घर अगर छोड़ भी कभी होगी तो अपने टर्म्स पर, उनके नहीं। दूसरा, आज हम लॉक्स बदलवाएंगे। लॉक? मैं चौंकी। हाँ, वो बोली, लीगली ओनर तुम हो। जब तक कोई कोर्ट रिवर्स नहीं करता, तुम्हारे पास फुल राइट है कि तुम अपने घर की सिक्योरिटी तय करो। अभी वो लोग बाहर हैं, ऑफिस या कहीं और। आज ही लॉकस्मिथ को बुलाओ, सारे ताले बदलो। मेन डोर, बैक डोर, ग्रिल, गराज, जो भी है। नया बेल, नया कोड। और जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, लैपटॉप, कुछ पैसे, ये सब अपने पास रखो। बाकी जो घर की चीजें हैं, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सब घर के साथ ही रहेंगे। तुम इनको वहां से नहीं हटाओगी, ये सब तुम्हारे एसेट्स हैं। मैंने धीरे से कहा, पर मम्मी कह रही थी, मेरे पर्सनल सामान के अलावा सब उनका है। उन्हें कहने दो, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। कोर्ट में बोलेंगी, हमने अपने पैसे से सब कराया।
हम निकालेंगे बिल्स, स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट्स, हर ईएमआई, हर चेक जिसमें तुम्हारा अकाउंट दिखेगा। कोर्ट फैक्ट्स देखता है, बातें नहीं। मुझे अचानक दादी की वही बात याद आई, कागज हमेशा अपने पास रख और पढ़ना जरूर सीख। आज पहली बार समझ आ रहा था कि उनका मतलब क्या था। तीसरी बात, मीरा ने कहा, जब सोनिया आएगी ना, तब असली सीन होगा। वो एयरपोर्ट से सीधे वीडियो बनाती हुई न्यू बिगिनिंग्स इन जयपुर डालकर घर पर उतरेगी और गेट पर ताला देखेगी। वहीं पर सारी ड्रामा शुरू होगा। इसीलिए मैं पुलिस को भी साथ रखूंगी, सिविल स्टैंड बाय। मतलब वो न्यूट्रल गवाह बनकर खड़े रहेंगे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हाई ड्रामा करें, चिल्लाएं, रोएं, धमकाएं, सब रिकॉर्डेड होगा। उस दिन हम उन्हें सीधे नोटिस देंगे कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ अपना पर्सनल सामान ले सकते हैं, घर तुम्हारा है। और अगर वो ज्यादा उछले तो मैं सीधे उन पर बैंक फ्रॉड का केस डालूंगी। मैंने डूबती आवाज में पूछा, ये सब सच में पॉसिबल है? ये सब जरूरी है, मीरा ने कहा, और सिखाने वाला भी है। सुन, एजुकेशन वाली बात बता रही हूं। इंडिया में फैमिली के नाम पर जितना फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना, किसी और कैटेगरी में इतना नहीं होता। लोग कहते हैं बेटे बेटी में क्या हिसाब, लेकिन बाद में वही बेटी सड़क पर आ जाती है। इसलिए जो भी ये कहानी सुनेगा, उसे ये सीख मिलेगी कि घर पर कितना भी भरोसा करो, कागजों में अपना हक जरूर देखो। मैंने थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर पूछा, और दादी, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी दादी ने शायद तुम्हारी मां को लंबे समय तक देख लिया था। उन्हें पता था कि पैसा आएगा तो बेटा बहू अपनी हिसाब से चलाएंगे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए ये ट्रस्ट बनाया। अभी एक और चीज है डॉक्यूमेंट में, जो शायद तुम्हें रुला देगी। दिल फिर जोर से धड़कने लगा। क्या? एक क्लॉज है, मीरा ने पढ़कर सुनाया, कि यदि मेरी पोती रिया मेरी मृत्यु के 5 साल के अंदर इस मकान में कोई बड़ा निर्माण या रेनोवेशन कराए, तो वह सारा खर्च उसकी व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यानी दादी को यह पहले से पता था कि शायद रेनोवेशन तुम ही कराओगी, और उन्होंने ये लिखकर तुम्हारा हक और मजबूत कर दिया। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उन्होंने सच में मेरे बारे में इतना सोचा था? हाँ, मीरा ने नरम आवाज में कहा, और तुम्हारे माँ बाप ने ये सब पढ़कर भी अनदेखा किया, क्योंकि उन्हें लगा होगा रिया को तो कभी पता ही नहीं चलेगा। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ घर सजाने वाली नहीं, अपने हक समझने वाली भी हो। दोपहर तक मीरा ने लॉकस्मिथ को अरेंज कर दिया। शाम को मैं खुद ही उसके साथ घर पहुंची। अंदर सब कुछ वैसे ही रखा था। ड्राइंग रूम का नया सोफा जो मैंने ईएमआई पर लिया था, किचन की चमकती टाइल्स, दीवारों का हल्का ऑफ वाइट रंग जो मैंने खुद चुना था। मैं हर कमरे से गुजरी। पहले ये मकान मुझे दादी का घर लगता था, फिर मम्मी पापा का घर, फिर धीरे धीरे हमारा घर। आज पहली बार दिमाग ने साफ शब्दों में कहा, ये मेरा घर है। लॉकस्मिथ ने पुराने ताले उतारकर नए लगा दिए। मेन डोर, बैक डोर, बैल्कनी वाली ग्रिल, सब नए कीज से चलने लगे। पुरानी चाबी का अब कोई मतलब नहीं था। वो मुझे नई चाबी का बंच देकर बोला, मैडम, अब इन कीज के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो आप सीधा पुलिस बुला सकती हैं। मैंने उस चाबी को हाथ में लेते हुए सोचा, 6 साल से जिस घर को बचाने के लिए मैं भाग रही थी, आज पहली बार उसने खुद को मेरी मुट्ठी में दे दिया है। मीरा शाम को घर आई। उसने पूरे घर को लॉयर वाली नजर से देखा। ये सोफा किसने खरीदा था? मैंने। ये टीवी? मैंने। पेंटिंग का खर्च? मैंने। वो सिर हिलाती रही। अच्छा है, हर चीज के बिल्स संभाल कर रखे हैं ना? हाँ। मैंने फाइल्स की ओर इशारा किया। सब हैं। बहुत बढ़िया, उसने कहा। अब सुन, अगला स्टेप। कल शुक्रवार है। सोनिया की फ्लाइट का टाइम तुम्हें पता है? हाँ, सुबह 11 बजे पहुंच जाएगी, मैंने कहा। मम्मी ने खुद बताया था। ठीक है, मीरा ने प्लान समझाया। 10:30 बजे मैं यहां आ जाऊंगी। 11:30 तक वो लोग यहां पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, सिविल डिस्प्यूट का, सिर्फ सुरक्षा के लिए। 2 कांस्टेबल भी आएंगे। उनका काम होगा सीन को शांत रखना, कोई हाथापाई हो तो रोकना, और न्यूट्रल गवाह बनकर देखना कि तुमने लीगल तरीके से सब किया।
मैंने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा। अगर वो लोग रोने चिल्लाने लगे, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, मुझे बुरा इंसान समझने लगे तो? मीरा ने मेरी आंखों में देखकर साफ कहा, रिया, सालों से तुम एक ही चीज सुनती आई हो, लोग क्या कहेंगे। आज पहली बार ये सोचना शुरू करो, मैं इन क्या सह रही हूं। जो पड़ोसी सच में अच्छे होंगे वो सीन देखकर खुद समझ जाएंगे कि कौन किस पर चढ़ बैठा था। और वैसे भी अब सोशल मीडिया का जमाना है। आज अगर मिसेस शर्मा आंटी बैल्कनी से वीडियो बनाएंगी तो कल ही पूरे मोहल्ले को सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे श्रीमती शर्मा आंटी का चेहरा याद आया, जो हर चीज पर नजर रखती हैं। मन ही मन सोचा, शायद आज उनका वो शौक मेरे काम ही आ जाए। रात को मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही, कपड़े अलमारी में ही छोड़ दिए, किताबें शेल्फ में ही रखीं। इस बार साथ ले जाने के लिए बस वही चीजें अलग रखीं जो मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा थीं। दादी की फोटो, उनकी पुरानी चांदी की चूड़ी, मेरे सर्टिफिकेट्स, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स की फाइलें। बाकी सबको मैंने वहीं रहने दिया, जैसे कोई इनसाइडर अब बाहर से देख रहा हो और कह रहा हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। सोनिया की इंस्टा स्टोरी रात में दिखी। मिरर सेल्फी, कैप्शन, लास्ट नाइट इन मुंबई, नेक्स्ट स्टॉप जयपुर, न्यू लाइफ, न्यू होम, न्यू बिगिनिंग्स। मैंने बिना रिएक्ट किए सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया। मीरा की बात याद आई, हर चीज डॉक्यूमेंट करो, कल को कोई कहे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो ये सब काम आएगा। सुबह धीरे धीरे आई। मेरे पेट में हल्की सी गांठ थी, जैसे एग्जाम से पहले होती है, लेकिन इस बार मैं पेपर देने नहीं, पेपर दिखाने वाली थी। 10 बजे मीरा आ गई, फॉर्मल कपड़े पहने, हाथ में लेदर वाला बड़ा सा बैग। रेडी? उसने पूछा। डर लग रहा है? मैंने सच कहा, लेकिन भागने का दिल नहीं कर रहा। डर तो आएगा ही, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखो, आज यदि तुम अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो कल तुम किसी को ये कहानी सुनाकर सिखा भी नहीं पाओगी कि अपना हक कैसे देखना है। आज सिर्फ अपना नहीं, जितनी लड़कियां ये स्टोरी सुनेंगी उन सबका एग्जाम्पल बनना है तुम्हें। थोड़ी देर बाद 2 कांस्टेबल भी आ गए। मीरा ने उन्हें शॉर्ट में सब बताया। सिविल मैटर है, ये घर लीगल ओनर के नाम पर है, पेरेंट्स ने फ्रॉड लोन लिया है, आज बस नोटिस देना है। एक कांस्टेबल ने मुझसे कहा, मैडम आप घबराइए मत, हम बस ये इंश्योर करेंगे कि सब शांत रहे, कोई गाली गलौज करेगा तो हम संभाल लेंगे। 11 बजे के आसपास गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने पर्दे के पीछे से देखा, मम्मी ने सनग्लासेस लगाए हुए, गुस्से और शौक का मिक्स चेहरा। पापा थोड़े सहमे हुए और सोनिया अपने बड़े बड़े ट्रॉली वाले सूटकेसेस के साथ एकदम रेडी टू मूव लुक में। उसने गेट के सामने खड़े होकर पुरानी चाबी से ताला घुमाना चाहा। ताला नहीं खुला। पहले कंफ्यूजन, फिर सेकंड ट्राई, फिर जोर जोर से खींचना। कुछ सेकंड में ही उसकी आवाज कोर्टयार्ड में गूंजने लगी, रिया, ये क्या मजाक है? ताला नहीं खुल रहा, तूने लॉक्स चेंज कर दिए क्या? मैंने मीरा की तरफ देखा, उसने हल्के से सिर हिलाया। टाइम आ गया था। हम दोनों और साथ में 2 कांस्टेबल मेन डोर खोलकर बाहर बरामदे में आ गए। मम्मी ने जैसे ही मुझे देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया, ये तूने क्या किया? अपने ही माँ बाप को घर से बंद कर दिया, शर्म नहीं आती? उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में कहा, ताकि मोहल्ले वाले भी सुने। पापा धीमे से बोले, बेटा डोर तो खोल दे पहले। कई बैल्कनी में फेसेस दिखने लगे। दूसरी तरफ गली वाली शर्मा आंटी भी रेलिंग के पीछे से मोबाइल उठाए खड़ी थीं। उनके हाथ का कैमरा स्टेडी था, आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। मीरा आगे बढ़ी, हाथ में फाइल लेकर। मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा, उसने काल्म और क्लियर आवाज में कहा, ये कोई बच्चा मजाक नहीं हो रहा, ये लीगल मैटर है। घर के न्यू लॉक्स इसीलिए लगे हैं क्योंकि कागजों के अनुसार ये मकान अब आपकी बेटी रिया का है। आप ट्रस्टीज थे, ओनर्स नहीं, और अब ट्रस्ट की शर्तें पूरी हो गई हैं। सोनिया ने बीच में ही काट दिया, ये हमारा फैमिली हाउस है, दीदी को किसने हक दे दिया लॉक्स बदलने का? ये तो पागल हो गई है। मीरा ने उसकी तरफ सीधा देखा, किसने हक दिया? तुम्हारी ही दादी ने, शकुंतला देवी ने, अपने ट्रस्ट में, कई साल पहले। कागज हमारे पास हैं, पुलिस के पास कॉपी जाएगी, कोर्ट के पास भी। मम्मी की आवाज कांपते हुए ऊंची हो गई, ये सब तूने प्लान किया था ना रिया?
तूने दादी को भड़काकर ये ट्रस्ट साइन कराया होगा। लड़की होके मुंह लग गई है, अब हमें सड़कों पर घुमाएगी। मेरे अंदर ना जाने कहां से स्टेडीनेस आ गई। दादी ने ट्रस्ट 4 साल पहले बनाया था मम्मी, मैंने पहली बार जोर से कहा। उस टाइम मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी, यहां रहती भी नहीं थी। उन्होंने खुद ये लिखा कि जब मैं 30 की हो जाऊंगी मकान मेरे नाम होगा। पापा ने हकलाते हुए कहा, बट हमने लोन तो घर के लिए ही लिया था, सबके भले के लिए। मीरा ने तुरंत पकड़ लिया। लोन आपने उस समय लिया जब घर लीगल तौर पर आपकी पत्नी या आपके नाम का था ही नहीं। ये फ्रॉड है। बैंक को गलत फैक्ट्स दिखाकर लोन लेना, सीधी भाषा में धोखा। और उस लोन की ईएमआई आपकी बेटी से भरवाना, डबल धोखा। कांस्टेबल ने नोट्स बनाते हुए कहा, तो मतलब प्रॉपर्टी पे गलत लोन लिया गया है? जी, मीरा ने कहा। और आज हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जो घर लीगली इस लड़की का है वो प्रैक्टिकली भी इसी के कंट्रोल में आए। बाकी बैंक फ्रॉड की शिकायत मैं अलग से दे रही हूं। मम्मी इधर उधर देख रही थीं, शायद कोई पड़ोसी उनके सपोर्ट में बोले। लेकिन बैल्कनी में जो चेहरे थे उन पर सिंपैथी का वजन अब मेरी तरफ झुकता दिख रहा था। सोनिया ने आखिरी कोशिश की, लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि ये घर मुझे मिलेगा। मम्मी पापा ने हमेशा कहा था, तेरी शादी के बाद ये तेरा घर होगा। अब मैं फियांसे को क्या बोलूं? मैंने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। शायद ये कि जिसे तू अपना घर समझ रही थी, उस पर जिसने सच में हक बचा के रखा, वो इंसान भी फैमिली ही था, स्लेव नहीं। हवा कुछ पल के लिए भारी हो गई। मीरा ने अपनी फाइल से एक लिफाफा निकाला और पापा के हाथ में दिया। ये लीगल नोटिस है। इसके हिसाब से आपको 24 घंटे के अंदर सिर्फ अपना पर्सनल सामान, कपड़े, कुछ किताबें, दवाइयां वगैरह सुपरवाइज्ड तरीके से अंदर आकर ले जाने की अनुमति होगी। फर्नीचर, अप्लायंसेस, घर की बड़ी चीजें यहीं रहेंगी। ये मकान ट्रस्ट डीड के हिसाब से 2 साल से रिया का था और आज से प्रैक्टिकली भी उसी का रहेगा। अगर आप इस बात की अवहेलना करेंगे या जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो ये 2 कांस्टेबल ऑलरेडी गवाह हैं। हम सीधा आईपीसी और बैंक फ्रॉड के तहत केस दर्ज करा देंगे। कांस्टेबल ने सिर हिलाया। जी, हमने सब सुन लिया है। मम्मी ने झटके से नोटिस छीनकर देखा, फिर मेरे तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तू भूल रही है रिया, हम तेरे माँ बाप हैं। तूने अगर आज ये किया तो पूरे रिश्तेदारों में तेरा नाम लेके रो रो कर बता दूंगी कि बेटी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। कोई तुझे अच्छा नहीं कहेगा। मेरे अंदर शायद पहले वाली रिया होती तो इस बात पर टूट जाती, लेकिन अब मेरे पास दादी का ट्रस्ट था, मीरा की कानूनी भाषा थी और अपने आप को पहली बार सही जगह खड़ा देखने का कॉन्फिडेंस था। आप चाहो तो सबको फोन करो मम्मी, मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। बस एक काम और कर लेना, जिनसे भी बात करो उन्हें यह भी बताना कि घर 2 साल पहले से मेरे नाम था। आपने मेरे नाम के घर पर लोन लिया, ईएमआई मुझसे भरवाई और फिर मुझे ही स्वार्थी कहकर निकालने आई हो। फिर जो भी फेयर सोचेगा वो खुद डिसाइड कर लेगा कि किसका बिहेवियर कैसा है। मोहल्ले की बैल्कनीज में कुछ लोगों ने हल्की हल्की आपस में बात करनी शुरू कर दी। शर्मा आंटी का कैमरा अभी भी चालू था। यहीं पर सारा सीन, सारी गर्म हवा, सारा लोग क्या कहेंगे वाला खेल उल्टा पड़ने लगा था। मीरा ने मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा, जैसे कह रही हो, बस अब तू संभाल लेगी। और यहीं बरामदे में बदले हुए लॉक्स के सामने खड़े होकर मैंने पहली बार महसूस किया कि कहानी का सेंटर अब मैं हूं, बहाना नहीं। बाकी क्या होगा? 24 घंटे बाद वो लोग अपना सामान कैसे लेंगे, रिश्तेदारों की फोन कॉल्स कैसी आएंगी, और क्या मैं बैंक फ्रॉड का पूरा केस आगे बढ़ाऊंगी या सेटलमेंट करूंगी, ये सब अगला हिस्सा तय करेगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, आज से इस घर को कोई सिर्फ फैमिली हाउस नहीं बल्कि रिया का हक्स कहेगा। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन लगा जैसे टाइम रुक गया हो। मम्मी की उंगली अब भी मेरी तरफ उठी हुई थी। पापा के हाथ में नोटिस कांप रहा था। सोनिया के सूटकेस गेट के पास बिखरे पड़े थे और ऊपर बालकनी में शर्मा आंटी का मोबाइल सब रिकॉर्ड कर रहा था। सबसे पहले पापा ने नजरें झुका लीं। उन्होंने नोटिस मोड़कर जेब में रख लिया। आवाज धीमी थी, चलो अभी चलते हैं, वकील से बात करेंगे। मम्मी चिल्लाती रहीं, रिया, ये तूने बहुत गलत किया है, तुझे चैन नहीं मिलेगा।
जिस दिन तुझे किड्स होंगे ना, उस दिन समझेगी कि माँ बाप क्या होते हैं। मैंने बस इतना कहा। शायद उस दिन मैं ये भी समझूंगी कि माँ बाप अपने बच्चों का घर उनसे छीनते नहीं हैं। सोनिया ने जाते जाते एक आखिरी बार गुस्से से कहा, तूने मेरा घर छीन लिया दीदी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मीरा ने शांति से जवाब दिया, घर किसी का छीना नहीं, जिसको दादी ने दिया था उसके पास वापस आया है। वे तीनों अपनी कार की तरफ चले गए। पुलिस वाले कुछ देर वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैडम, अगर ये लोग वापस आकर जबरदस्ती करें तो सीधा थाने फोन करिएगा। हमने आज की सारी बात अपनी डायरी में लिख ली है। मीरा ने उन्हें धन्यवाद कहा और अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मेरे अंदर का सारा एड्रेनलिन एकदम से गिर गया। मैं वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। रुलाई सी आने लगी, लेकिन वो पुरानी वाली बेबस रुलाई नहीं थी। ये कुछ और था, बोझ उतरने जैसा। मीरा ने किचन से पानी लाकर गिलास आगे बढ़ाया। रोना है तो रो ले, इसमें भी कोई शर्म नहीं है। तूने आज पहली बार अपने लिए खड़े होकर ना कहा है। शरीर को समझने में टाइम लगेगा। मैंने थोड़ा पानी पिया, आंखें पोंछीं। मुझे बुरा लग रहा है कि सबके सामने इतना तमाशा हुआ। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी तमाशा जरूरी होता है ताकि लोग असली चेहरा देख सकें। तूने देखा ना, ऊपर बालकनी में सबके एक्सप्रेशन कैसे बदल गए। शुरू में सब तुझे विलन समझ रहे होंगे कि बेटी ने माँ बाप को घर से निकाला, पर जैसे जैसे बात साफ हुई, सब समझ गए कि असल कहानी क्या है। उसी समय मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। शर्मा आंटी का व्हाट्सएप मैसेज था, साथ में एक वीडियो का आइकॉन। बेटा, मैंने आज जो भी सीन देखा वो रिकॉर्ड भी हो गया। अगर कभी जरूरत पड़े ये सबूत काम आ सकता है। और चिंता मत कर, मैंने फैमिली ग्रुप पर कुछ नहीं डाला, सिर्फ सोसाइटी की लेडीज ग्रुप में भेजा है। वहां सब तेरा साइड ले रही हैं। मैं थोड़ी हक्की बक्की रह गई। मीरा ने हंसते हुए कहा, देखा, कभी कभी सबसे ज्यादा जिज्ञासु पड़ोसी ही सबसे बड़े गवाह बन जाते हैं। दिन का बाकी हिस्सा शांत नहीं था, लेकिन साफ था। मम्मी पापा की ओर से सीधे कोई कॉल नहीं आया, लेकिन रिलेटिव्स एक एक करके फोन करने लगे। सबसे पहले चाचा का कॉल आया। रिया, ये क्या सुन रहे हैं हम? तूने अपने माँ बाप को बाहर खड़ा कर दिया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, चाचा, मम्मी ने आपको ये बताया कि घर 2 साल से मेरे नाम था, कि उन्होंने मेरे नाम के घर पर लोन लिया और वो ईएमआई में भरती रही, ये बताया क्या? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। नहीं, ये तो नहीं बताया। मैंने सिंपल भाषा में 5 मिनट में पूरी कहानी बता दी। दादी का ट्रस्ट, 30 साल वाला क्लॉज, लोन, ईएमआई, आज वाला नोटिस। चाचा की आवाज बदल चुकी थी। बेटा, मैं सच में सॉरी हूं। मैंने एक ही साइड सुनकर तुझे ही गलत मान लिया। ऐसे ही हर कॉल पर पैटर्न एक जैसा था। पहले आरोप, फिर जब मैं फैक्ट्स बताती तो या तो साइलेंस या फिर हल्की शर्म की माफी। मीरा ने जो कहा था वही हो रहा था। सच हमेशा थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब पहुंचता है तो बहुत जोर से पहुंचता है। अगले दिन सुबह पुलिस की मौजूदगी में मम्मी पापा और सोनिया वापस आए, सिर्फ अपना पर्सनल सामान लेने। मैंने दरवाजा खुद नहीं खोला, कांस्टेबल ने खोला और साफ साफ कहा, बस कपड़े, दवाइयाँ, पर्सनल चीजें, फर्नीचर, अप्लायंसेस से हाथ नहीं लगाना। मम्मी किचन में गईं, कुछ बर्तन उठाने लगीं। मीरा तुरंत बोली, ये सब बिल्स मेरे क्लाइंट के नाम पर हैं, इनको आप नहीं ले जा सकती। जो आपने खरीदा है उसका बिल हो तो दिखाइए। मम्मी ने गुस्से से चम्मच पटका, तुम ही रख लो सब, हम तुमसे भिखारी बनकर थोड़े लेने आए हैं। सच ये था कि बड़े सामानों का एक भी बिल उनके पास नहीं था। सोफा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब मेरे अकाउंट से गए थे। उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि अगर उन्होंने ज्यादा ड्रामा किया तो मीरा तुरंत बैंक फ्रॉड के साथ साथ अलग सिविल केस भी ठोक देगी। सोनिया ने अपना सूटकेस भरा, बीच बीच में मेरी तरफ देखती रही, लेकिन कोई बात नहीं की। जाते जाते उसने बस इतना कहा, काश तू थोड़ा एडजस्ट कर लेती दीदी, हम सब साथ भी तो रह सकते थे। इस बार मैंने बहुत हल्के स्वर में कहा, हम सब साथ तब रहते जब मैं अकेली उठाकर नहीं चल रही होती, और एडजस्ट हमेशा एक ही इंसान क्यों करे। वो कुछ बोले बिना मुड़ गई। जब वो लोग आखिर में गेट से बाहर निकले, कांस्टेबल ने रजिस्टर पर साइन करवाया कि पर्सनल सामान ले लिया गया है।
फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। मैडम, अब कोई भी यहाँ वापस जबरदस्ती नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो आप सीधे 100 पे कॉल करिएगा। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। किसी और दिन ये खालीपन काटने को दौड़ता, लेकिन आज ये खामोशी मुझे अपनी लगने लगी, जैसे घर पहली बार चैन की सांस ले रहा हो। 2 दिन बाद मीरा ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर उसने सामने एक फाइल रखी। ये है असली युद्ध का अगला राउंड। क्रिमिनल कंप्लेंट ऑलरेडी लॉज हो चुकी है, बैंक फ्रॉड वाली। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे पूरा परस्यू करें या फिर मम्मी पापा को एक आखिरी मौका दें कि वो सेटलमेंट करें। मैंने पूछा, सेटलमेंट मतलब ये कि वो लिखित में मानेंगे कि घर पर कोई हक्क नहीं, लोन उन्होंने गलत तरीके से लिया था और वो धीरे धीरे करके तेरे 11 लाख रुपए लौटा देंगे। बदले में तू बैंक फ्रॉड वाले केस को आगे नहीं बढ़ाएगी। अगर वो नहीं मानते तो हम पूरा केस चलाएंगे, जेल तक बात जा सकती है। मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ गुस्सा था कि जिन्हें मैंने सब कुछ जितना हो सका दिया, उन्होंने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। दूसरी तरफ यह भी सच था कि अगर केस बहुत आगे गया तो उनकी उम्र, उनकी सेहत, बहुत कुछ बीच में आएगा। मीरा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो भी डिसाइड करना गिल्ट से मत करना, साफ दिमाग से कर। जो भी चूज करोगी मैं साथ हूं। मैंने काफी देर सोचकर कहा, मैं चाहती हूं कि पैसे का हिसाब क्लियर हो। इतना तो जरूर समझ आए उन्हें कि किसी की मेहनत फ्री में नहीं आती, लेकिन मैं चाहती नहीं कि उन्हें जेल में देखूं। वो इंसान अच्छे नहीं रहे, पर फिर भी पापा मम्मी हैं। बहुत हार्श पनिशमेंट भी मुझे हैवी लगेगी। हम सेटलमेंट ट्राई करें। अगर वो वहां भी खेल खेलेंगे तब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर हम उन्हें नोटिस भेजते हैं कि वो हमारे ऑफिस आए, या तो साइन करें वरना डायरेक्ट कोर्ट। 1 हफ्ते बाद वही कॉन्फ्रेंस रूम। सामने मम्मी पापा बैठे थे, साथ में एक लोकल वकील भी। उनका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं था। आंखों के नीचे गड्ढे गहरे थे। मीरा ने कामली अग्रीमेंट उनके आगे रखा। इसमें साफ लिखा है, आप दोनों मानते हैं कि ट्रस्ट के मुताबिक घर रिया का है। आप भविष्य में कभी क्लेम नहीं करेंगे। आप एक्नॉलेज करते हैं कि लोन गलत तरीके से लिया गया और आप 11 लाख रुपए 3 साल में किस्तों में वापस देंगे। बदले में रिया क्रिमिनल कंप्लेंट विथड्रॉ कर देगी। उनके वकील ने कोशिश की, कम से कम अमाउंट तो कम करिए, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए। मीरा ने फर्म वॉइस में कहा, इंटरेस्ट का तो हमने मेंशन ही नहीं किया। अमाउंट उसी का है जो ईएमआई में गई। और देखिए, अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं मांगेंगे, बहुत कुछ और सामने आएगा। रिलेटिव्स के सामने जो सिंपैथेटिक ड्रामा कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड्स में आएंगे। सोशल रेपुटेशन भी बचेगी नहीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर पापा ने कागज उठाया, बिना मेरी तरफ देखे साइन कर दिए। हाथ अब भी कांप रहे थे। मम्मी ने पेन हाथ में लिया, फिर रुकी। तू ये सब करवा के खुश है रिया? मैंने शांति से कहा, मैं खुश नहीं हूं मम्मी, लेकिन कम से कम अब साफ है कि किसने किसका इस्तेमाल किया। मैंने आपकी ईएमआई भरी थी, ये पैसा मेरा था। अब बस कागज पर वही लिखा जा रहा है जो सच था। उन्होंने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले साइन कर दिया। जब वो लोग बाहर निकल रहे थे, पापा 1 सेकंड के लिए रुके, जैसा कि कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर सिर झुकाकर धीरे से चलते बने। शायद उनके पास माफी के लिए शब्द नहीं थे, या फिर अभी भी ईगो ज्यादा था। मीरा ने फाइल बंद करते हुए लंबी सांस ली। ये हो गया, अब लीगल रूप से भी सब क्लियर है। घर, लोन, बाउंड्रीज। अब आगे तू डिसाइड करेगी कि इस घर के साथ क्या करना है। यहां रहना, बेचना, रेंट पर देना, पूरी ऑटोनॉमी तेरे पास है। कुछ हफ्तों तक मैं सिर्फ एक काम करती रही, घर की दीवारों, कमरों, वेरंडा को नए नजर से देखना। हर कोने से एक स्टोरी जुड़ी थी, कहीं मेरी मेहनत, कहीं दादी की यादें, कहीं मम्मी पापा की चीखें भी। एक शाम बैल्कनी में बैठकर मैंने सोचा, क्या मैं सच में इसी घर में हमेशा रहना चाहती हूं, या फिर इस चैप्टर को पूरी तरह बंद करना बेहतर होगा। अंत में मैंने 2 चीजें फाइनली डिसाइड की। पहला, मैं घर बेचूंगी। ये डिसीजन प्रैक्टिकल भी था और इमोशनल भी। प्रैक्टिकल इसलिए कि इतने बड़े मकान की देखभाल अकेले करना आसान नहीं था, और इमोशनल इसलिए कि यहां बहुत ज्यादा प्रोशल का बोझ था। मुझे नई शुरुआत चाहिए थी, बिना रोज इन दीवारों को देखकर वही सीन याद करने के। दूसरा,
जब भी ये कहानी किसी को सुनाऊंगी, इसे सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं, एक लेसन की तरह सुनाऊंगी। 2 महीने बाद हाउस डील फाइनल हुई। अच्छा रेट मिला, शायद इसलिए भी क्योंकि घर काफी रेनोवेटेड था। रजिस्ट्री के दिन जब मैंने आखिरी बार पुराने वुडन गेट को हाथ लगाकर अलविदा कहा, तो अजीब बात यह थी कि अंदर से फूट फूट कर रोने का मन नहीं हुआ। एक हल्की सी टीस थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी राहत, जैसे कोई भारी चेन फाइनली खुल गई हो। मैंने शहर में ही एक छोटा, साफ, धूप वाला 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा। यहाँ कोई पुरानी फैमिली फोटो दीवारों पर नहीं थी, कोई गिल्ट के डायलॉग नहीं, कोई तू तो एडजस्ट कर ले की गूंज नहीं। बस मेरी पसंद का सोफा, मेरे चुने हुए प्लांट्स और बैल्कनी से दिखता हुआ आसमान। एक दिन ऑफिस में टी ब्रेक पर बैठी थी, तो मेरी जूनियर ने धीरे से पूछा, रिया दी, मैं आपसे कुछ पर्सनल पूछूं? मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते रहते हैं पैसे के मामले में। आप कैसे इतना स्ट्रांग बन गई? मैंने सोसाइटी वाले वीडियो में देखा, लोग आपके बारे में बात कर रहे थे कि आपने अपने हक़ात के लिए स्टैंड लिया। मैं थोड़ा मुस्कुराई। स्ट्रांग बनने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस हाँ की जगह पहली बार ना बोलना पड़ा, और हर बात दिल से नहीं, कागज से देखनी पड़ी। वो हंसते हुए बोली, मतलब? मैंने सिंपल शब्दों में उसे वही बातें बताईं जो इस पूरी कहानी ने मुझे सिखाई थीं। पहली, घर हो, जमीन हो, पैसे हो, सिर्फ रिश्ते की मीठी बातों पर भरोसा मत करो। कागज देखो, पढ़ो, समझो। जिस चीज में अपना खून पसीना लगा रहे हो, उसमें तुम्हारा नाम लिखित होना चाहिए। दूसरी, प्यार और गिल्ट में फर्क समझो। जो बार बार कहे तू सेल्फिश है, तूने हमारा दिल दुखाया, वो कई बार बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। सच्चा प्यार तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है, तुम्हारी मेहनत का सम्मान करता है। तीसरी, बाउंड्री बनाना नफरत नहीं होता। ये बस एक लाइन होती है जो कहती है, यहां तक सब ठीक है, इसके आगे नहीं। बाउंड्री होने पर भी प्यार एग्जिस्ट कर सकता है, बस एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। चौथी, अगर आप भी किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, किसी के लिए, तो पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या अगर मैं आज रुक जाऊं तो ये लोग मेरे लिए खड़े होंगे? अगर जवाब साफ नहीं है, तो सैक्रिफाइस का बैलेंस थोड़ा बदलना पड़ेगा। रात में अपने नए फ्लैट की बैल्कनी में बैठकर मैंने डायरी में आखिरी लाइन लिखी। मैं गलत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करती थी, लेकिन वो जरूर गलत थे कि उन्होंने उस प्यार का इस्तेमाल मेरे खून पसीने की कमाई पर कब्जा करने के लिए किया। अब मैं जिस भी रिलेशन में जाऊंगी, वहां प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट और हिसाब किताब दोनों की भाषा समझकर जाऊंगी। दादी की पुरानी चांदी की चूड़ी आज भी मेरे हाथ में रहती है। कभी कभी उसे घुमाते हुए मैं मन ही मन उन्हें धन्यवाद कहती हूँ। आपने कागजों में जो हिम्मत मेरे लिए लिखी थी, दादी, आज मैंने उसे आवाज दे दी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सिंपल सा सार यही है, फैमिली बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फैमिली के नाम पर खुद को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं है। अपने हक को जानना, कागजों को समझना और लोग क्या कहेंगे की जगह मेरा क्या हो रहा है सोचना, ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके हक की इज्जत करते हैं, वही असली फैमिली हैं, चाहे वो खून से जुड़े हों या दिल से। बाकी सब बस कहानी के किरदार हैं, जो हमें सिखाने आते हैं कि अगली बार खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है।